तो हाय गाइस, मैं आ गया हूँ वापस। ठीक है, ये हमारा है सेकंड वीडियो चैप्टर थर्ड का क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, जिसमें हम कर रहे थे पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी में हमने पहली वीडियो में किया था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। उससे पहले हमने किया था कुछ नॉर्मल का एक फॉर्मूला किया था जो आईपीएस ने हमें दिया था। ठीक है, जो कि था 100 एटॉमिक नंबर से ऊपर वालों के लिए। ओके, उसके बाद हमने पीरियोडिसिटी स्टार्ट की, उससे मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में आपने जाना था कि पुराने वाला ऑक्टेट रूल अब काम नहीं आने वाला है, तो नया रूल चाहिए। ठीक है, नया रूल हमने लिया था वो 1s 2s वगैरह वाला। ठीक है, उसके बाद हमने किया था एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज लेफ्ट टू राइट जाते हुए क्या हो रहा था, डिक्रीज, लेकिन अप टू डाउन जाते हुए इंक्रीज। ओके, वो आपको समझ आ चुका था। उसके बाद हमने किया था एक क्वेश्चन जिसका आंसर था DCBA, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने अरेंज किए थे Al+3 Mg+2 और Na+ और नियॉन। ठीक है, उसका जो आंसर आया था वो था नियॉन, Na+ Mg+2 Al+3। ओके, आज हम करने वाले हैं आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? पहले मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ओके, द मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू, मतलब एक जो सबसे कम वाली मतलब सबसे कम एनर्जी जो कि आउटर मोस्ट शेल में से विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव अ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट shell is known as ionization energy। ओके, इसमें क्या क्या रखा है कि जो सबसे कम वाली एनर्जी जो रिक्वायर होगी किसी आउटर मोस्ट शेल में से किसी एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, वो एनर्जी क्या कहलाएगी, आयनाइजेशन एनर्जी। डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। एक ये कोई हमारा न्यूक्लियस है, इसके अराउंड ये ऑर्बिट। ठीक है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है। अब ये मान लो कि इसका ये आउटर मोस्ट शेल है, जो ये वाला है, मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट है इसका, ये सबसे लास्ट वाला। इसमें से हमें इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। अब बाहर निकालने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी इसको। ठीक है, मतलब जैसे कोई, अब देखो वो आपने सुना होगा कि पानी को गर्म करते हैं तो उसमें से वाटर वेपर बनने शुरू हो जाते हैं, यानी कि पानी उड़ने लग जाता है। ठीक है, कैसे होता है वो? ये कोई हमने कंटेनर लिया, इसमें हमने पानी भर दिया। ठीक है, अब नीचे हमने लगा दी फायर। अब फायर क्या करेगी, अंदर के मॉलिक्यूल्स को एनर्जी देगी। एनर्जी मिलते ही ये अपनी सेकेंड स्टेट में आना शुरू कर देंगे, यानी कि लिक्विड से वाटर वेपर बनने स्टार्ट हो जाएंगे इसकी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को भी बाहर निकालने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, वो एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी है। ठीक है ना, ये नोट कर लो, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, ये मैंने कर दिया है साफ, आपने मेरा स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। जो ये आयनाइजेशन एनर्जी होती है, ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक 10th 9th में पढ़ा होगा आपने। स्टार डाल के लिख लो, इट इज एन एंडोथर्मिक
थर्मिक प्रोसेस। ओके, एंडोथर्मिक कौन सी होती है वैसे? जिनमें एनर्जी आपको देनी पड़े कोई भी काम करवाने के लिए, ठीक है। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हम करते हैं एक्सोथर्मिक, जिसमें हमें एनर्जी ना लगानी पड़े, एनर्जी हमें मिले। ओके, वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। तो ये हमारी एंडोथर्मिक प्रोसेस। इसके बाद अब पीरियोडिक टेबल में आयनाइजेशन एनर्जी के साथ क्या होता है, क्या होता है चेक करते हैं क्या होता है। डाउन साइड, अप टू डाउन, लेफ्ट टू राइट। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो होती है इंक्रीज, ठीक है। लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी होती है इंक्रीज। ओके, और जब हम अप टू डाउन जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी, क्या बताया था मैंने कल, नहीं सॉरी पिछली वाली वीडियो में, कि जो लेफ्ट टू राइट होगा उसका उल्टा अप टू डाउन में होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? डिक्रीज। ओके, ये थी आयनाइजेशन एनर्जी। हम इस बात को वर्डिंग्स में लिखने वाले हैं थोड़ी देर में। अब थोड़ी देर में क्या, अभी लिखेंगे। व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट, द आयनाइजेशन एनर्जी, मैं इतना बड़ा ना लिख के आई डॉट ई लिख रहा हूं, समझ जाना इस बात को। आई डॉट ई यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी विल इंक्रीजेस। ओके, और अब इसका कोई रीजन भी चाहिए हमको। भाई रीजन तो बताओ ऐसा क्यों होता है। आयनाइजेशन एनर्जी, इसकी डेफिनेशन क्या थी? द मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल, यानी कि कितनी एनर्जी लग रही है एक आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। अब डाउन साइड ये एनर्जी बढ़ रही है, इसका मतलब जो उस साइड वाले एलिमेंट्स होंगे उनके आउटर मोस्ट शेल में से हमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी उसको ज़्यादा देनी पड़ रही है, ज़्यादा देनी पड़ रही है। ऐसा क्यों है? एटॉमिक साइज क्या हो रहा था उस साइड? छोटा हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। डिक्रीज होने के कारण जो उनके बीच की अट्रैक्शन थी, क्या वो बढ़ रही थी? हाँ वो बढ़ रही थी, ठीक है। अट्रैक्शन बढ़ने के कारण अब मान लो जो हमारे पास एक चुंबक होते हैं, ठीक है, दो चुंबक हमने ले लिए, बहुत ही मतलब साथ में, मतलब एकदम ऐसा लग रहा है जैसे फेविक्विक के साथ चिपका दिए हमने वो, ठीक है। इतना मजबूत जोड़ है, तो उसको तोड़ने के लिए, उस जोड़ को तोड़ने के लिए हमें कितनी मेहनत लगेगी? एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ रही है, हाँ देनी पड़ रही है। तो इसका मतलब एनर्जी उस साइड ज़्यादा होगी क्योंकि अट्रैक्शन ज़्यादा है। बिकॉज अट्रैक्शन विल ऑल्सो इंक्रीजेस। ओके, अप टू डाउन का मैं नहीं लिख रहा, आप लिख लेना इसको, ठीक है। नहीं एक काम करते हैं, चलो यार कुछ लेजी पर्सन होते हैं उनके लिए हम लिख देते हैं, ठीक है। बट व्हेन वी मूव अप टू डाउन, द आई डॉट ई विल डिक्रीज। अब क्यों डिक्रीज हो रही है ये भी आपको पता है, क्योंकि अट्रैक्शन जो है डाउन साइड वो डिक्रीज हो जाती है, बिकॉज एटॉमिक साइज बढ़ जाता है। किसकी वजह से? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से। तो हमने क्या किया, आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ ली, एटॉमिक साइज को एक बार रिवाइव भी कर लिया, ठीक है ना। तो इसका अब ले लो एक छोटा सा स्क्रीनशॉट, उसके बाद आगे चलते हैं। ले लिया? अब एक और ले लेना,
एक छोटी सी लाइन ऐड कर लो, इसमें इंपॉर्टेंट लाइन है, हैशटैग डाल लो, स्टार डाल लो, जो मर्जी डाल लो, ठीक है। मैं हैशटैग डाल रहा हूँ। तो जी लाइन है हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड configuration are more stable। सर ये बात तो हमें पहले भी बताई थी आपने, तो ये दोबारा क्यों रिपीट कर रहे हो? अभी खत्म थोड़ी ना हुई है, डॉट थोड़ी ना लगा दिया मैंने यहाँ पे। आगे लिखो, आर मोर स्टेबल, सो दैट्स वाई the ionization energy also इसको आप क्या लिखोगे? आयनाइजेशन एनर्जी ऑल्सो हाई, हाई लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो, यार मेरी इंग्लिश ना थोड़ी सी ऐसी है, ठीक है, तो उसको आप जैसा आप लिखना चाहो ना वैसे लिख लेना। मैं आपको समझा देता हूँ लाइन में क्या लिखा हुआ है। हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन आर मोर स्टेबल, क्योंकि जो हाफ फील्ड है वो फुल फील्ड है, ठीक है, वो स्टेबल होते हैं। इस वजह से उनके जब बॉन्ड्स आपस में जुड़े होते हैं तो उनको तोड़, मतलब उनमें से, उन एलिमेंट्स में से जब हम इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो हमें एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि वो हाईली स्टेबल है, ठीक है ना। यहाँ पे लिख लो, और मोर की जगह ना हाईली स्टेबल लिख लो आप यहाँ पे, हाईली स्टेबल, सो दैट्स वाई द आयनाइजेशन एनर्जी ऑल्सो हाई। स्क्रीनशॉट लो फटाफट, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, ले लिया, चलो जी फिर। तो नेक्स्ट हम करेंगे, तो नेक्स्ट हम करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ओके। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? ये होती है वो एनर्जी जो कि रिलीज होती है तब जब हम कोई एक एलिमेंट के, एक एटम के अंदर कोई नया इलेक्ट्रॉन ऐड करवाते हैं, ठीक है। इट इज द amount of energy which release when an extra electron added to the outermost शेल, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ कि हम जो भी कर रहे हैं आउटर मोस्ट शेल में क्यों कर रहे हैं? हमने अपना पहले क्या कह रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी वो भी आउटर मोस्ट शेल में से थी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या वो भी आउटर मोस्ट शेल में से है, ऐसा क्यों? अब देखो, ये कोई न्यूक्लियस है, ठीक है, इधर कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इधर कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इधर कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। अब जो लास्ट वाला ये शेल है इसमें भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन जब कोई बाहर से कोई दूसरा न्यूक्लियस, ये कोई दूसरा न्यूक्लियस है, ठीक है, ये जब इलेक्ट्रॉन्स को
अट्रैक्ट करेगा तो सबसे पहले कौन आएगा, आउटर मोस्ट शेल के यानी कि लास्ट वाले ऑर्बिट के, या फिर ऐसे करेगा कि मैं ये एक अपना मैं यहाँ से नहीं लूँगा, ये कहेगा कि मैं यहाँ से नहीं ले रहा, मैं यहाँ से लूँगा, ऐसा हो सकता है। जब इसको इलेक्ट्रॉन मिल गया, आसानी से मिल गया, लो एनर्जी पे मिल गया, तो वो ऐसा थोड़ी ना करेगा कि यहाँ से मैं क्यों लूँ, मैं तो अंदर से लूँगा, ऐसा थोड़ी ना बोलेगा वो। ठीक है, बोल सकता है क्या, वैसे भी नहीं बोल सकता, ठीक है ना। तो इस वजह से हम जो भी करते हैं वो आउटर मोस्ट शेल पे से करते हैं। ओके, अब देखो इस बात को मैं डायग्रामिक रूप से आपको समझाऊंगा। ओके, इसका डायग्राम बनाते हैं एक छोटा सा। कोई न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, जितने मर्जी बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें चाहिए बस इतने से। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को छोड़ दो, कुछ नहीं करना इसके साथ। यहाँ पे कोई एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्रीली घूम रहा है, अपने ऊपर लेके एक नेगेटिव चार्ज ऐसे ही घूमने लग रहा है। इस न्यूक्लियस ने इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तिरछी निगाहों से देख लिया। तिरछा है ना ये, तो तिरछी निगाहों से देखेगा, ठीक है ना, तिरछी निगाहों से देख लिया। तो इसने क्या किया, अट्रैक्शन भेजी, ये है नेगेटिव, ये है पॉजिटिव, इसने अट्रैक्शन कर ली, एक्सेप्ट, इसने तो कर ली, क्या इन्होंने की, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल, पढ़ा है ना छोटी क्लासेस में, तो ये तो करने से रहे, लेकिन इसने तो कर ली। तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही आउटर मोस्ट शेल में जाएगा, इनके बीच यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई और इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे जैसे ही गया वो यहाँ पे आ गया, इनके बीच रिपल्शन हुई कि मुझे जगह चाहिए, इन दोनों के साथ नहीं मैं रह सकता, मुझे अपना स्पेस चाहिए, ठीक है ना। ये मेरा बड़ा भाई है, ये मेरा छोटा भाई है, मैं इनके साथ क्यों रहूं, मैं बीच वाला हूं, मेरे को अलग से जगह चाहिए, ठीक है ना। तो इसने जगह बनाने के लिए इसने इनको क्या, रिपेल, कि बेड मेरा है, ठीक है ना, तू जा वहां पे, तू जा वहां पे, ठीक है, मैं यहां पे रहूंगा। इस रिपल्शन के कारण जो एनर्जी रिलीज हुई वो एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच रिलीज व्हेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एडेड टू द आउटर मोस्ट शेल। ओके, ऐसे होता है ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। स्क्रीनशॉट लो फटाफट, ले लिया, चलो जी आगे चलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसके अंदर जो मतलब जो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है उसका पीरियोडिक टेबल में क्या रोल होगा। अब पीरियोडिक टेबल में भी तो पता करना है ना, आखिर हम पढ़ क्या रहे हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो पीरियोडिसिटी में यानी कि पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्या रोल रहेगा। जब पीरियोडिक टेबल के अंदर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी चेक करेंगे लेफ्ट टू राइट, तो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो होगी हमारी इंक्रीज। अब पूछो क्यों होगी, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अप टू डाउन जल्दी से बता दो, डिक्रीज हो रही है,
क्योंकि उल्टा होता है ना हमेशा। अब पहले इनको वर्डिंग में लिखेंगे, उसके बाद आपको बताऊंगा इसका रीजन। व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट, द इलेक्ट्रॉन, ये ई के ऊपर माइनस इलेक्ट्रॉन का सिंबल है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल इंक्रीजेस। अब ऐसा क्यों होता है, ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो साइज है वो हो जाएगा डिक्रीज। जब हम एटॉमिक साइज हमने पढ़ा था, इस साइड जाते हुए डिक्रीज हो रहा था, ठीक है ना। लेफ्ट टू राइट जब जाएंगे एटॉमिक साइज हमने पढ़ा था कि डिक्रीज हो रहा है। अब एटॉमिक साइज डिक्रीज होने के कारण जो साइज है वो छोटा हो गया क्या? हाँ हो गया। इलेक्ट्रॉन आएगा उधर वालों में, इलेक्ट्रॉन आया, कह रहा मुझे जंगा चाहिए, साइज छोटा है क्या? जगह कम है क्या? तो क्या वो आने देंगे उसको? नहीं ना। रिपल्शन ज़्यादा होगी क्या? हाँ होगी। रिपल्शन ज़्यादा होने के कारण क्या एनर्जी ज़्यादा निकलेगी क्या? हाँ निकलेगी। तो क्या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा नहीं होगी? हाँ होगी। तो बस फिर इस वजह से लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल इंक्रीज। लिख लो, बिकॉज द साइज will decreases, okay। स्क्रीनशॉट चलो पहले वो भी लिख लेते हैं। बट when we move up to down, the electron affinity will decrease, ओके। अब फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्या ले लिया? चलो जी। तो जी वो तो हमने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे हम करेंगे एक छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि वाई द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन, ठीक है। पहले आप मुझे ये बताइए, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो मैंने पढ़ाया है वो आपको समझ आ गया? अगर आ गया तो कमेंट में लिख दिए यस, ठीक है। और उसमें मैंने आपको ये बताया था कि अप टू डाउन क्या होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में, डिक्रीज होती है क्या? हाँ होती है, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो क्लोरीन और फ्लोरीन क्या एक फैमिली के हैं? यस, हाँ है। फैमिली लिखें तो चलो जी, फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये एक फैमिली है। अब मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डाउन साइड क्या होती है? डिक्रीज, ठीक है। डाउन साइड फैमिली हो रही है अगर डिक्रीज, तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होना चाहिए? ग्रेटर या लेसर? लेसर। बट क्वेश्चन में क्या है? वाई, क्यों क्लोरीन की ज्यादा है फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? इन्होंने तो कहा। अब ऐसा क्यों होता है? अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है कि ये कोई न्यूक्लियस है, इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर जो एनर्जी रिलीज होगी वो होगी हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एनर्जी जो रिलीज होगी, ठीक है। तो क्लोरीन और फ्लोरीन इन दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन जो हम ऐड करा कर देख लेते हैं, ठीक है ना।
तो मान लो ये फ्लोरीन का है और ये एक क्लोरीन का है, इसमें भी ऐड करा दो एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब बात क्या है कि जो फ्लोरीन है, अगर देखें एटॉमिक साइज की बात करते हैं हम, तो लेफ्ट टू राइट क्या वो डिक्रीज हो रहा था? यस, हाँ हो रहा था। अगर डिक्रीज हो रहा था तो फ्लोरीन का एटॉमिक साइज कम है। डाउन साइड अगर बात करें तो इंक्रीज हो रहा था, तो यहां से भी वो कम है। ठीक है, इसका मतलब फ्लोरीन का तो जो एटॉमिक साइज है वो कम है। एटॉमिक साइज कम होने का मतलब क्या है? अट्रैक्शन इसमें ज़्यादा है। अट्रैक्शन ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे? पास पास रहेंगे, जुड़े रहेंगे आपस में, थोड़ा सा मतलब स्पेस कम होगा उसमें। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एंटर करने के लिए आएगा, क्या वो एंटर हो पाएगा? हो तो पाएगा, लेकिन क्या वो स्टेबल रह पाएगा? नहीं रह पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अंदर जाने से रिपल्शन इतनी ज़्यादा होगी, जो आसपास के इलेक्ट्रॉन है वो इतना ज़्यादा रिपेल करेंगे इस इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि स्पेस कम है, इलेक्ट्रॉन अंदर आ रहा है, इलेक्ट्रॉन दूर जा नहीं पा रहे क्योंकि पहले ही स्पेस छोटा है। ठीक है ना, तो इसकी वजह से रिपल्शन इतनी ज़्यादा होगी कि ये फ्लोरीन का एटम जो है वो अनस्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबल होने के कारण क्लोरीन को ग्रेटर एफिनिटी है, क्लोरीन के पास ग्रेटर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है फ्लोरीन से। ठीक है, क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन वैसे ही दूर है, ठीक है ना, तो आराम से ये एंटर हो जाएगा, रिपल्शन कम होगी, इस वजह से ऐसा होता है। ठीक है, तो ये आप कर लीजिए, एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन वगैरह लिख देंगे। ले लिया? करें फिर साहब इसको? चलो जी, चलो जी फिर इसकी लिखते हैं डेफिनेशन। ड्यू टू small size of fluorine atom, the repulsion between the electrons is high, so that's why fluorine atom has less electron affinity नहीं, एक काम करो आप, ये वाली डेफिनेशन रहने दो। ठीक है, अब हम इसकी कर लेते हैं दूसरी जो मैंने डेफिनेशन में लिखवाने वाला था वो लिख देते हैं आप इसकी। द साइज ऑफ फ्लोरीन एटम is extremely small, so if we add an
electron in it, the repulsion between the electron are so much so that the fluorine atom goes unstable. That's why we always say that electron affinity of is less than क्लोरीन। ठीक है, ये था हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन। और इसके बाद हम करेंगे एक वो रेंज वाला क्वेश्चन। ठीक है, पहले आप इसका एक छोटा सा ले लो स्क्रीन शॉट। तो चले आगे, स्क्रीन शॉट ले लिया इसका, ले लिया होगा। आगे चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग in decreasing order of electron affinity। ठीक है, इसमें ए लिखो क्लोरीन, बी फ्लोरीन, सी सल्फर एंड डी ऑक्सीजन। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ, ये तो आपको पता है कि जो क्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से ज़्यादा होती है। ठीक है, और इस साइड लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? इंक्रीज। तो इसका मतलब आंसर इज क्लोरीन। क्लोरीन। अब मुझे ये बताओ सी और डी में क्या होगा? ये है सल्फर, ये है ऑक्सीजन। ठीक है, इनमें क्या होगा मैं बताता हूँ। जो सल्फर ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन फैमिली है। ठीक है, ऑक्सीजन सल्फर ऐसे आते हैं। ठीक है, और ये रहा फ्लोरीन क्लोरीन, तो ये इससे पीछे। इसका मतलब इनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो तो है ही पीछे, मतलब कम है इन दोनों से। तो इसका मतलब ये तो आएंगे ही इधर। अब ये बताओ कि इन दोनों में से किसकी ज़्यादा है? क्या ऑक्सीजन और सल्फर फ्लोरीन और क्लोरीन के पास है? ठीक है, तो क्या मान सकते हैं कि इनका भी जो साइज़ है वो इनके अप्रॉक्स होगा है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का भी जो साइज़ है वो ज़्यादा छोटा होने के कारण रिपल्शन ज़्यादा करेगा क्या? हाँ करेगा। और सल्फर का कम करेगा क्या? हाँ कम करेगा। तो सल्फर का ज़्यादा नहीं हुआ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? हाँ हो गया। उसके बाद बचा क्या? ऑक्सीजन। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन छोटा सा। फटाफट इसका ले लो स्क्रीनशॉट।
और नेक्स्ट हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो चलो ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है गाइस, इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, बहुत काम आने वाली है आपके लाइफ टाइम केमिस्ट्री में, ठीक है। और बाय बाय, टाटा।